Welcome students, KSIS Academy welcomes you all to the session on rivers. So students, please get online. Today we'll study Indus drainage system. Vikram, good evening. Amrendra, good evening. Rakesh, good evening. Swapanda, good evening. Priyanka Jha, good evening. Sriram, good evening. Yes. चलिए, let's start the class today. आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो सिंधु नदी रहेगी, इंडस रिवर रहेगा और इंडस रिवर के मार्ग को हम लोग मैप पे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिंधु नदी तिब्बत में भी हम लोग को जानना है, भारत कश्मीर में, लद्दाख क्षेत्र में, लेह क्षेत्र में, कारगिल क्षेत्र में, गिलगित क्षेत्र में, ये सारा हम लोग को सिंधु नदी के चर्चा के अधीन हम लोग को सम्मिलित करना है। और फिर ये सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो आज का जो हमारा चर्चा रहेगा, हम लोग भारत तक ही सिंधु नदी को सीमित रखेंगे और फिर दूसरे सेशन में हम लोग सिंधु नदी की सहायक नदी पढ़ेंगे। और जब सिंधु नदी की सहायक नदी पढ़ेंगे तो फिर हम लोग पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे और पाकिस्तान में सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो टुडे वी विल लिमिट आवरसेल्फ टिल इंडिया, है ना, द फ्लो ऑफ इंडस रिवर इन इंडिया। सबसे पहला शब्द जो आता है उसको हम लोग ड्रेनेज कहते हैं, उसको हम लोग हिंदी में अपवाह कहते हैं। ठीक है, हम लोग हर एक पॉइंट्स को स्लाइड्स पे भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग ध्यान दीजिए कि जब शब्द ड्रेनेज आए, जब शब्द अपवाह आए, अपवाह का मतलब होता है एक क्षेत्र, और एक क्षेत्र में नदी तंत्र, माने एक क्षेत्र विशेष की नदी तंत्र क्या है उसको हम लोग अपवाह कहते हैं। मीन्स ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर एंड द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो अपवाह में किसी क्षेत्र में नदी तंत्र की व्याख्या, अध्ययन को हम लोग अपवाह कहते हैं या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये नदी तंत्र, हम लोग नदी की बात कर रहे हैं, तो नदी तंत्र क्या हुआ? व्हाट इज दिस रिवर सिस्टम? तो रिवर सिस्टम है कि जैसा हम लोग पुराने पहले के चर्चा में, डिस्कशन में हम लोग देखे थे कि कोई भी नदी अपने उद्गम क्षेत्र से निकलती है। द रिवर टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम एनी सोर्स, फिर वो बहती है और उसके बहने के क्रम में काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ भी उसमें आके मिल जाती है। इन छोटी छोटी नदियों को हम लोग मुख्य नदी की सहायक नदी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो रिवर सिस्टम का मतलब हुआ मुख्य नदी और उसके साथ में जो छोटी छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके अध्ययन को या उसके पूरे तंत्र को हम लोग नदी तंत्र या रिवर सिस्टम कहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो नदी तंत्र है, ये नदी तंत्र किसी खास क्षेत्र में होगा, जैसे कि गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, और फिर इसकी निकास हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये कोई क्षेत्र भी है, इसमें कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो इस क्षेत्र को जहाँ पे नदी या नदी तंत्र अपवाह कर रही है, प्रवाहित कर रही है या वहाँ से जल ग्रहण कर रही है, उसको हम लोग
अपवाह द्रोणी कहते हैं। मीन्स द रिवर सिस्टम टेक्स इज वाटर फ्रॉम सर्टेन एरियाज। गंगा नदी यमुना से, कोसी से, आपकी ये सहायक नदी है गंगा नदी की। बट गंगा रिवर ऑल्सो हैज वाटर फ्रॉम कोसी रिवर, फ्रॉम यमुना रिवर, फ्रॉम गंडक रिवर, and there are many areas through which Gandak river flows, through which Yamuna river flows. So all the areas associated with the river or its tributaries are together known as drainage basin, जिसको हिंदी में हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। आप देखते होंगे कि कोई नदी उत्तर चलते चलते, उत्तर में चलते चलते पश्चिम की ओर चली जाती है। सम रिवर टर्न्स इस डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू साउथ। तो नदी के दिशा में परिवर्तन होते रहती है। और नदी की दिशा में परिवर्तन इसलिए होती है कि हो सकता है नदी कुछ उच्च भूमि पे आ जाए, एलिवेटेड एरिया पे आ जाए, और उस उच्च भूमि का ढलान के दिशा के अनुसार वो नदी बहने लगती है। द रिवर चेंजेस इट कोर्स बिकॉज ऑफ द एलिवेशन ऑफ एनी लैंड, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्लोप ऑफ एनी लैंड। तो ऐसे उच्च भूमि को, ऐसे एलिवेटेड एरिया को हम लोग जल विभाजक कहते हैं, वाटर डिवाइड कहते हैं, जो नदी के दिशा को बदलती है। हम लोग यहाँ जितनी भी नदियाँ पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि जल विभाजक, वाटर डिवाइड के कारण ही नदी की दिशा में परिवर्तन हो रही है। भारत के संदर्भ में, इन रिलेशन टू इंडिया, वी डिवाइड रिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स। जो भारत का भू आकृतिक स्थल है, भू आकृतिक स्थल के आधार पर भारत की नदियों को हम लोग दो प्रकार में बांटते हैं। एक है हिमालय की नदियां, जिनका उद्गम हिमालय से होती है। द हिमालयन रिवर्स, इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम द हिमालयस, फ्रॉम द ग्लेशियर्स, और ये सदा नीरा रहती है, दे पेरेनियल रिवर्स। और दूसरी जो प्रकार की नदी है भारत में, वो है आपका प्रायद्वीप नदियाँ, यानी पेनिनसुलर रिवर्स, या इसको सरल भाषा में आप कह लीजिए दक्षिण भारत की नदियाँ। तो भारत के संदर्भ में दो प्रकार की नदियाँ हैं, एक है हिमालय की नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। यू कैन डिवाइड the rivers of India into two types, two classification. First classification are the Himalayan rivers, and the second classification is your peninsular rivers. हिमालय नदी को भी आप तीन भाग में बांट सकते हैं। एक है सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम और नदी तंत्र का मतलब होता है सिंधु नदी मुख्य नदी हो गई और इनकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज को सम्मिलित रूप से हम लोग इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज योर गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र या गंगा उसकी सहायक नदियाँ, और तीसरा जो है वो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये हमारा बेसिक्स रहे, ये हमारा बेसिक्स पॉइंट है चीज़ों को समझने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, और यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया तो चलिए हम लोग स्लाइड्स पे चलते हैं। ये देखिए, ये जो ये स्लाइड है, ये आपको ये बता रहा है कि किसी भी नदी का उद्गम, खास करके अभी हम लोग हिमालय नदी की बात कर रहे हैं,
तो ये पहाड़ में, माउंटेन्स में, हिमालय में हो रहा है। फिर ये नदी नीचे नीचे आपके मैदानी इलाका में, प्लेन्स में आ रही है। इस मुख्य नदी में कुछ सहायक नदियां भी मिल जा रही हैं। ये कुछ सहायक नदियां मिल रही हैं ये मुख्य नदी में। तो ये सहायक नदी प्लस ये मुख्य नदी मिला के रिवर सिस्टम होता है, मिला के ये नदी तंत्र होता है। और देखेंगे ये मुख्य नदी धीरे धीरे ये बंगाल की खाड़ी में, मान लीजिए गंगा का उदाहरण है, तो बंगाल की खाड़ी में या किसी समुंदर में या किसी महासागर में, ओशन में अपने जल का निकासी करती है। द मेन रिवर ड्रेन्स इटसेल्फ ईदर इनटू अ सी और अ लेक और एन ओशन। सो दिस इज द माउथ ऑफ द रिवर। ये नदी का मुहाना है। तो इस स्लाइड्स में देखिए बच्चों, आपको नदी, उसकी सहायक नदी, और ये देखिए सहायक नदी जो है, कुछ ये सब सहायक नदियों का क्षेत्र है जो इस नदी और नदी तंत्र से प्रभावित होती है। और इस नदी और नदी तंत्र को ये क्षेत्र प्रभावित भी करती है और ये क्षेत्र भी प्रभावित होती है नदी से। मीन्स दीज एरियाज आर इफेक्टेड एज वेल एज इफेक्टेड बाय द रिवर्स एंड इट्स सिस्टम। इन सारों को हम लोग ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, इसको हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं, और नदी और सहायक नदी को हम लोग नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि अमेज़न जो बेसिन है, ये विश्व का सबसे बड़ा जो है आपका ये बेसिन है, अपवाह बेसिन है या अपवाह द्रोणी है। और गंगा रिवर सिस्टम इंडिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है या अपवाह द्रोणी है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम लोग रिवर सिस्टम के रूप में हम लोग देखते हैं। अब देखिए सवाल उठता है, नदी तंत्र क्या है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप जो है, ये स्लाइड्स जो है, ये सिंधु नदी का, इंडस रिवर का है। ये पोर्शन, ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये ब्लू ब्लू नीला नीला भाग जो देख रहे हैं, ये है आपका सिंधु नदी, इंडस रिवर। इस नदी में झेलम नदी, इस नदी में चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, यानी कि 1 2 3 4 5 5 सहायक नदी आके यहाँ सिंधु नदी में मिल रही है। तो जब हम लोग अध्ययन सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की करेंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं कि हम लोग सिंधु नदी तंत्र को पढ़े हैं। When we study the Indus River and its 5 tributaries, we say that we are studying the Indus River system. अब आप इसको देखिए, यह है आपका उच्च भूमि। मान लीजिए बारिश हो रहा है, तो इस बारिश के कारण ये उच्च भूमि एक पानी का दिशा इधर ले जा रही है और एक पानी का दिशा इधर ले जा रही है। तो जब भी कोई एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड लैंड, जिससे कि वाटर का फ्लो का डायरेक्शन बदले, उसको हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। यानी कि जल विभाजक वो क्षेत्र है जहाँ से जो है पानी की दिशा या प्रवाह की दिशा बदलती है। ये सामान्यतः उच्च भूमि होता है और उच्च भूमि के कारण ही जल, जो नदी का जल है, उसकी जो दिशा है वो बदलती है। तो अगला कॉन्सेप्ट है आपका वाटर डिवाइड, जिसको कि हिंदी में हम लोग जल विभाजक के नाम से जानते हैं। हम लोग यदि भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे तो भारत के अपवाह तंत्र यानी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को आप 2 भाग में बांटिएगा। एक है हिमालय की नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीप नदियाँ। हिमालयन रिवर्स, और दूसरा है आपका पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीप भारत। हिमालयन रिवर को हम लोग, यदि हिमालय नदी को आप पढ़िएगा तो हिमालय नदी को भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। हिमालय नदी को हम लोग जो है 3 भाग में बांटते हैं। हिमालय की एक नदी तंत्र है, ये देख रहे हैं, ये सिंधु नदी तंत्र है, ये सिंधु नदी है।
तो हिमालय नदी को पहला भाग में जो हम लोग बांटते हैं वो है सिंधु नदी इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा भाग जो है ये देख रहे हैं, ये गंगा नदी तंत्र है, ये गंगा है, तो दूसरा है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा जो है आपका वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो हिमालय को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। हिमालय नदी तंत्र को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। हमारा पहला जो अध्ययन का जो पहला हम लोग चर्चा करेंगे, अपने आप को आज हम लोग सिंधु नदी यानी सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर भारत तक की इसकी मार्ग को हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ हम लोग अभी क्या बात किए हैं? हम लोग ड्रेनेज या अपवाह की बात की है। अपवाह क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है। तो किसी भी क्षेत्र का नदी तंत्र को हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, यानी रिवर सिस्टम कहते हैं। नदी तंत्र क्या हुआ? रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों को हम लोग नदी तंत्र या रिवर सिस्टम कहते हैं। तीसरा चीज हम लोग पढ़े हैं, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, अपवाह द्रोणी क्या होता है। तो वो पूरा क्षेत्र, जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, होल एरिया फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स, whether it comes in the form of tributary, whether it comes in the form of the main river, and the whole area that gets affected because of the river system, it is known as the drainage basin or the, या हिंदी में उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। जल विभाजक क्या होता है? तो जल विभाजक कोई उच्च भूमि होता है जो किसी नदी के दिशा को बदल दे। हम लोग सिंधु नदी पढ़ेंगे अभी फिलहाल, उसमें भी देखिएगा आपका जल विभाजक है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग जो है वाटर डिवाइड कहते हैं। अब भारत में जो भारत का अपवाह तंत्र है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, इसको 2 भाग में बांटेंगे। एक हिमालय अपवाह तंत्र यानी हिमालय की नदियाँ, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा है आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, प्रायद्वीप अपवाह तंत्र या प्रायद्वीप की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ को आप 3 भाग में बांटते हैं, 3 मुख्य प्रकार में बांटते हैं, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। यानी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों को हम लोग 3 श्रेणी में ही बांटते हैं। यमुना भी आती है, लेकिन उसको गंगा नदी तंत्र में हम लोग डालते हैं। सो द हिमालयन रिवर्स हैज बेसिकली 3 river system, and these 3 river system are Indus, Ganga and the Brahmaputra. याद रखिएगा, रिवर इज डिफरेंट फ्रॉम रिवर सिस्टम। यमुना नदी हिमालय की नदी है, बट सिस्टम में ये गंगा की सहायक नदी है। सो एक तंत्र के रूप में यमुना गंगा नदी तंत्र का भाग है। यहाँ तक समझ आ गया स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत या हम लोग आगे बढ़ें बच्चों? एनी प्रॉब्लम? ओके, अब चलते हैं हम लोग इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझते हैं। सिंधु नदी तंत्र जो है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। इसकी रणनीतिक भी महत्व है। इट हैज इट्स ओन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इट हैज इट्स ओन पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। तो आपका सिंधु नदी तंत्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ऑफ एशिया।
इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज 2880 किलोमीटर्स। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 709 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है, या कहिए सिंधु नदी की कुल लंबाई में से भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। मीन्स Indus River has a total length of 2880 kilometers, out of which 709 kilometers lies in India. इसकी अपवाह द्रोणी, इसका कैचमेंट एरिया, इसका जल ग्रहण क्षेत्र हम लोग अभी देखेंगे। तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र जहां जहां से इसको पानी आती है, वो कुल मिलाकर 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। मीन्स द टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ इंडस रिवर इज 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसकी जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। और जो भारतीय क्षेत्र का जल ग्रहण क्षेत्र है वो करीब 3,21,284 वर्ग किलोमीटर है। द टोटल कैचमेंट एरिया इन इंडिया फॉर इंडस रिवर इज 3,21,284 स्क्वायर किलोमीटर। ये भारतीय उपमहाद्वीप, यदि हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे और नदी तंत्र के आधार पर बात करेंगे, रिवर सिस्टम के आधार पर बात करेंगे, यदि प्राकृतिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे, आपका कल्चरली इफ वी टॉक अबाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। इट इज द वेस्टर्न मोस्ट रिवर सिस्टम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वेस्टर्न मोस्ट नदी तंत्र, नदी नहीं, नदी तंत्र मतलब इसकी सहायक नदी जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है तथा सतलज है। मुख्य सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज। झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास and Satluj are its main tributaries. यदि इसकी उद्गम क्षेत्र पे, आप पहले समझ लीजिए फिर उसको हम लोग स्लाइड्स पे चलेंगे। यदि इसकी उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं कि कहां से इस नदी का उद्गम हुआ है, उदय हुआ है, where the river originates, तो इसका उद्गम क्षेत्र है तिब्बत। तिब्बत में आपका माउंट कैलाश है, तिब्बत में आपका कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलान में नॉर्दर्न स्लोप में आपकी एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है, और उस हिमनद का नाम है बोखर छू। उस ग्लेशियर का नाम है बोखर छू, और यही स्रोत है सिंधु नदी का। और ये जो स्रोत है इसकी ऊंचाई 6,714 मीटर है। मीन्स द स्लोप, द सोर्स फ्रॉम वेयर इंडस रिवर originates is Bokarchu. Bokarchu is a glacier at a height of 6,704 मीटर। मानसरोवर कैलाश पर्वत से है। कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलान में एक हिमनद है, ग्लेशियर है, बर्फ की नदी है, और वही नदी जो है सिंधु नदी की स्रोत है। तिब्बत में
ये तिब्बत से निकलती है, फिर भारत में लद्दाख क्षेत्र में आती है, गिलगित क्षेत्र में आती है, फिर नंगा पर्वत से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और तिब्बत में जिस क्षेत्र में, जिस संकीर्ण क्षेत्र में, जिस नैरो बेल्ट में तिब्बत में ये बहती है, उसको, इस नदी को सिंगी कामबान बोला जाता है। सिंगी कामबान या सिंधी खम्बन, आप किसी तरह भी प्रोनाउंस करते हैं। सिंगी खम्बन या सिंधी खम्बन, लायंस माउथ या लद्दाख का सिंध मुख, लद्दाख का सिंह मुख। तो लद्दाख में इसको सिंगी खाम्बान या सिंधी खम्बन या लद्दाख का सिंध मुख या लायंस मुख माउथ कहा जाता है। तो फिलहाल आप जो हैं सिंधु नदी के बारे में इतना ही समझिए। अब हम लोग यदि स्लाइड्स पे चलते हैं, हम लोग यदि स्लाइड्स पे चलेंगे तो आप देखिए कि ये है सिंधु नदी। फिलहाल ये देखिए, ये है सिंधु नदी, ये क्षेत्र है तिब्बत, ये क्षेत्र है आपके भारत का कश्मीर, लद्दाख और कश्मीर क्षेत्र, ये भारत क्षेत्र है, और यहाँ से ये फिर पाकिस्तान में प्रवेश करता है। तो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों में ये आपकी सिंधु नदी बहती है। हम लोग जैसा पहले बात कर चुके थे, ये देखिए, ये जो आप नीला नीला वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये है सिंधु नदी। लेकिन इस सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदी पश्चिम में भी है ना। ये देखिए आपका जो है, ये नदी है, स्वात नदी है, फिर यहाँ से गिलगित नदी है, यहाँ पे देखेंगे गिलगित नदी है। तो ये जो है सिंधु नदी है, और यहाँ से पश्चिम छोर से भी बहुत सारी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज कम एंड मीट इंडस रिवर। और ये देखिए, ये जो है पश्चिमी क्षेत्र को इंगित करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंडस रिवर सिस्टम इज द वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चूंकि ये स्वात और कुनार जो नदी है, ये काबुल नदी देखिए, ये सब पश्चिमी छोर है, और नदी तंत्र के हिसाब से ये सिंधु नदी का ही भाग है। इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु नदी तंत्र भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पश्चिमी छोर बनाता है। देख लीजिए, ये आपका अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के नीचे काबुल नदी आपको मिलेगी, कुनर नदी आगे मिलेगी, स्वात नदी मिलेगी। ये सारी नदियां जो हैं सिंधु नदी में आके मिलती हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये सिंधु नदी तंत्र का ये भाग है। सो दीज आर ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, और इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी यानी सिंधु नदी की सहायक नदी है, और इसलिए ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। ये देखिए, ये भाग जो देख रहे हैं, इस भाग को देखिए, ये आपका बर्फ का हिमनद है, ये बर्फ का हिमनद है। यही हिमनद जो है, जिसको कि हम लोग भोकर छू कहते हैं, इस ग्लेशियर को हम लोग भोकर छू कहते हैं। ये हिमनद, ये भोकर छू ग्लेशियर है कहाँ? ये भोकर छू ग्लेशियर है कहाँ? तो ये आपके कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलान पे ये आपका भोकर छू जो है आपका हिमनद है। इसी भोकर छू हिमनद, यही भोकर छू हिमनद या भोकर छू ग्लेशियर सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है, और इसकी ऊंचाई 6714 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 6714 मीटर है। और ये कैलाश पर्वत आपके लद्दाख में स्थित है।
ये कैलाश पर्वत, ये जो रंग देख रहे हैं इस तरह का पीला रंग, ये तिब्बत है। और ये रंग जो देख रहे हैं ये सब रंग, ये है भारत। तो ये तिब्बत में कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलान भोकरचू से निकलकर ये तिब्बत में भी कुछ ये रास्ता तय करती है। आप देखिए तिब्बत में उत्तर की तरफ ये इसका डायरेक्शन है, ये नॉर्थ की तरफ ये मूव करती है। और तिब्बत के इसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इस नदी को सिंगखाम्बन या लायंस माउथ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये भारत है, ये आपका भारत है। और ये है आपकी सिंधु नदी, जिसको कि तिब्बत में हम लोग सिंगखम्बन या लायंस माउथ के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? स्टूडेंट, इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तिब्बत इसका उद्गम स्थल है सिंधु नदी का। तिब्बत के बाद ये भारत में प्रवेश करती है, इट एंटर्स इंडिया। और जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है वहां पे इसको दो महत्वपूर्ण चीज याद रखना है, आप अपने नोट भी बना ले। ये जैसे ही भारत में प्रवेश करती है लद्दाख क्षेत्र में, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में बहती है। करीब जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच, बीचों बीच नहीं, लद्दाख और श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच करीब 480 किलोमीटर ये सीधी रेखा में बहती है। और यहां भी इसकी ऊंचाई करीब 3200 मीटर होती है। और फिर ये चलते हुए लेह के पास पहुंचती है, लेह नगर के पास पहुंचती है। और जब लेह नगर पे पहुंचती है तो लेह के दक्षिण में जास्कर नदी है। जास्कर रिवर इज टू द साउथ ऑफ द लेह। और ये जास्कर नदी सिंधु नदी में जाकर मिलती है, यानी लेह के पास जास्कर नदी सिंधु नदी में मिलती है। फिर वहां से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए ये कारगिल के तरफ चलती है। हम लोग मैप पे चलेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लिए कि लेह के बाद ये बहती हुई कारगिल नदी के पास पहुंचती है। और कारगिल नदी के पास दो नदियां होती हैं। एक नदी का नाम होता है सुरु, एक नदी का नाम है सुरु, और दूसरी नदी का नाम है द्राज। तो सुरु और दराज ये दोनों नदियां मिल जाती हैं और कारगिल के पास सुरु और दराज नदी आपके सिंधु नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, जास्कर नदी, सुरु और दराज नदी सिंधु नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मतलब जास्कर नदी, सुरु नदी, दराज नदी, ये सिंधु नदी ऐसे चल रही है तो इसको बाएं तरफ से ये मिलती है, इसीलिए इसको बाएं
वाली सहायक नदी के रूप में हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग बाएं वाले सहायक नदी के रूप में जानते हैं। तो अब चलिए हम लोग जो है देखते हैं। ये देखिए जो वाइट है और ये सारा यहाँ तक ये पोर्शन जो है इंडिया है, ये पोर्शन जो है आपका इंडिया है, ठीक है ना। ये हम लोग जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसमें हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए इसको गौर से देखिए इस मैप को, और आप देखिएगा राइट हैंड साइड यहां पे देखिए ये चीज, ये लद्दाख से ये सिंधु नदी इंडस रिवर भारत में एंटर कर रही है ना। ये लद्दाख क्षेत्र में भारत में एंटर कर रही है। ऊपर में है आपका लद्दाख श्रेणी और नीचे में है जास्कर श्रेणी। तो ये लद्दाख श्रेणी ये रहा, ये है लद्दाख श्रेणी और ये है जास्कर श्रेणी। तो ये भारत में प्रवेश करके लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में ये बह रही है। और यहीं पे है लेह, यहीं पे है आपका लेह नदी, लेह नगर, ये है लेह टाउन। और इसी लेह टाउन में यहाँ से आपको एक नदी इसको ज्वाइन कर रही है। इस नदी का नाम है जास्कर नदी। तो आप देखिए जास्कर नदी जो है इसको बाएं तरफ से जो है सिंधु नदी में आके मिल रही है। जास्कर नदी बाएं तरफ से सिंधु नदी में मिल रही है। एक और स्लाइड दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपकी, इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए, ये बर्फ जमा हुआ है। सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है यही है सिंधु नदी। ये जब बर्फ जमा हुआ है उसका ये फोटो है। और ये देखिए ये है जास्कर नदी। तो ये जास्कर नदी बाएं तरफ से आके सिंधु नदी में आके मिल रही है, बाएं तरफ से आके सिंधु नदी में मिल रही है, इंडस रिवर में मिल रही है। इसीलिए इसको हम लोग बाएं तरफ वाली सहायक नदी या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए, ये दूसरा मैप है। ये आपका जास्कर है, ये आपका लद्दाख है। सिंधु नदी इसके बीच में ये बढ़ते चले जा रही है, ये बढ़ते चले जा रही है। और अब हम लोग जो है कारगिल, हम लोग कारगिल के पास पहुंचेंगे। कारगिल में, एक मिनट, कारगिल ये देखिए, ये है आपकी सिंधु नदी। ये जो है आपकी सिंधु नदी है। हम लोग दूसरे मैप पे आ गए हैं, और ये है आपकी सिंधु नदी। ये लद्दाख क्षेत्र है, ये जास्कर क्षेत्र है, ये जास्कर श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है। और इसी तरह थोड़ा सा आप देखें कि सिंधु नदी जो है थोड़ा सा उत्तर की तरफ, ये उत्तर पश्चिम की तरफ ये बढ़ते जा रहा है ना। ये लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी से जास्कर नदी के मिलने के बाद ये उत्तर की ओर जा रहा है। ये इसकी डायरेक्शन नॉर्थ हो चुकी है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो चुकी है, राइट। और यहीं पे आप देखिएगा कि ये आपका कारगिल है, ये है कारगिल, ये है कारगिल। और कारगिल के पास यहाँ एक नदी है जिसको कि आप दराज नदी या द्रास रिवर कहते हैं। और यहाँ पे जो है आपकी दूसरी नदी है जिसको कि आप सुरू नदी कहते हैं। तो दरास नदी और सुरू नदी जो है यहाँ पे आके कारगिल में मिलती है, और ये नदी फिर जो है आपके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो कारगिल के पास दो नदियाँ, सुरू नदी और दराज नदी
कारगिल के पास आके मिलती है। ठीक है, आपका ये भारत में लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है करीब 480 किलोमीटर, और लेह पे आके इसमें जास्कर नदी मिलती है, और जास्कर नदी के मिलने के बाद सिंधु नदी थोड़ा सा उत्तर और पश्चिम दिशा में चलती हुई यह आपके कारगिल के पास पहुंचती है। यह है कारगिल, और कारगिल में दो नदी सुरू और द्रास नदी आके सिंधु नदी में मिल जाती है। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? समझ में आया? तो अब आप लोग को दो चीज़ याद रखना पड़ेगा कि एक बार उद्गम होने के बाद लद्दाख में इसको सिंह खम्मन लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है, और लद्दाख क्षेत्र में ये लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से ये पश्चिम दिशा में बहती है। इट फ्लोज इन द वेस्ट डायरेक्शन, और लेह के पास आके इसके बाएं तरफ से जास्कर नदी, जास्कर रिवर इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और लेह से फिर ये थोड़ा सा उत्तर की ओर जाती है, और जब उत्तर की ओर जाती है तो कारगिल के पास पहुंचती है, और जब कारगिल के पास पहुंचती है तो वहाँ पे इनकी मुलाकात सुरू और दराज नदी से होती है। सुरू और दराज नदी भी सिंधु नदी को बाएं तरफ से ही जोड़ती है। अब आप देखेंगे कि आप यदि कारगिल से थोड़ा सा उत्तर की ओर बढ़ेंगे और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, इनफैक्ट इफ यू मूव नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम कारगिल, और सिंधु नदी भी कारगिल से नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ती है, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ेंगे तो ठीक देखेंगे उसके उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर है, उसके उत्तर में सियाचिन हिमनद है, और सियाचिन हिमनद जो है काराकोरम श्रेणी का भाग है। सियाचिन ग्लेशियर इज अ पार्ट ऑफ द काराकोरम रेंज, और यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में, सियाचिन ग्लेशियर के साउथ में, सियाचिन हिमनद के दक्षिण में आपको एक और नदी दाएं तरफ से मुड़ती है, जोड़ती है, उसको हम लोग श्योक नुब्रा नदी के नाम से जानते हैं। श्योक नुब्रा नदी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन आपका कारगिल के पास आता है। कारगिल के बाद आता है आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद के दक्षिण में सिंधु नदी बहती है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि लेह से सिंधु नदी की जो दिशा है वो आपका उत्तर पश्चिम है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट है। तो सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन हिमनद से दो नदी निकलती है। सियाचिन हिमनद दो नदियों का उद्गम स्थल है, और वो दो नदियां हैं श्योक और नुब्रा। और ये श्योक और नुब्रा जो है, ये सियाचिन से निकलकर कारगिल के आगे आप थोड़ा सा जाएंगे तो वहाँ जाके ये सिंधु नदी में मिल लेती है। तो पहला राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, आप कहें पहला राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो है आपका पहला लेफ्ट, जो राइट बैंक है, दाहिने हाथ से मिलने वाली जो सहायक नदी है वो है, देखिए ये आप जो है, ये है लेह, ये वाला इलाका जो है, सॉरी ये है कारगिल, ये कारगिल है, और ठीक इसके उत्तर में ये इलाका देख रहे हैं, ये काराकोरम श्रेणी का भाग है। यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है, यहीं पे सियाचिन हिमनद है, और यहाँ से दो नदी निकलती है, एक है नुब्रा और दूसरी है श्योक, और ये श्योक और नुब्रा जो है ये आके सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, अब देखिए कारगिल से इसकी दिशा उत्तर हो रही है, और उत्तर ही अब क्या है, उत्तर पश्चिम की तरफ ये सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। तो यदि ये स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ तो हम लोग कह सकते हैं
वी कैन से कि आपका जो है कारगिल के बाद जो दूसरी नदियां जो है वो श्योक और न्यूब्रा नदी है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में सिंधु नदी से मिलती है, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये दाएं तरफ से आके मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला स्टेशन, याद रखिएगा हर एक स्टेशन, हमारा सियाचिन ग्लेशियर के बाद दूसरा स्टेशन होता है, यदि सिंधु नदी पे आप बैठे हैं तो, वो है माउंट केटू। ठीक है, माउंट केटू के उत्तरी ढलान में, के नॉर्दर्न स्लोप में एक नदी निकलती है, वो है शिगार नदी, वो है आपका शिगार नदी, शिगार, वो है शिगार नदी। और अभी हम लोग श्योक देखें, और श्योक से थोड़ा सा आगे एक जगह है स्कार्दू, एक जगह है स्कार्दू, और वहां स्कार्दू में शिगार नदी आती है, और वो भी जो है इस सिंधु नदी में ये आके मिल जाती है। अब जो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग बात करेंगे कि ये सब है, ये आपका हिमनद वाला इलाका है, ये आप है। ये देखिए, यहां सहयोग में हम लोग मिले, और सहयोग से आप यदि उत्तर की ओर जा रहे हैं, देखिए उत्तर की ओर, तो यहां पे है आपका माउंट केटू, ये है केटू पर्वत, और केटू पर्वत से एक नदी निकलती है, और ये नदी का नाम है शिगार नदी। ये केटू पर्वत से नदी निकलती है और नदी का नाम है शिगार नदी, और ये शिगार नदी जिस पॉइंट पे आके सिंधु नदी से मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग स्कार्दू कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग स्कार्दू कहते हैं। तो यहाँ पे स्कार्दू पे ये शिगार नदी मिलती है। आप देखें, यहाँ पे जास्कर लेह के पास, फिर कारगिल के पास, फिर सहयोग के पास, फिर आपका दूसरा इंपॉर्टेंट है स्कार्दू, और स्कार्दू के पास जो है शिगार नदी आके मिलती है। ये नदी महत्वपूर्ण, ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये क्षेत्र महत्वपूर्ण इसलिए है, ये क्षेत्र महत्वपूर्ण आपका इसलिए है कि यहाँ पे सिंधु नदी में आप देख चुके हैं कि बहुत सारी सहायक नदियां आके मिल गई, और चूंकि बहुत सारी सहायक नदियां मिल गई तो अब जो है सिंधु नदी जो है इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब सिंधु नदी अब ये चौड़ी हो जाती है। सिंधु नदी इट बिकम्स वेरी ब्रॉड, द इंडस रिवर बिकम्स वेरी ब्रॉड एट दिस टाइम। लेकिन आप देखे हैं कि ये सब जितना भी इलाका है, माउंट केटू, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे हिमनद जो है, हिमनद के बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े आके नदी के मार्ग को भी रोक लेती है। लेकिन स्कार्दू से सिंधु नदी फिर उत्तर की ओर जाती है, और उत्तर के अब ये सिंधु नदी जो है गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। यहाँ पे एक नदी पश्चिम से, वेस्ट से आके मिलती है, उस नदी का नाम है गिलगित। और गिलगित नदी का मिलना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो है ये सिंधु नदी की अपरदन क्रिया चालू हो जाती है। यहाँ पे इंडस रिवर स्टार्ट्स इट्स इरोजनल एक्टिविटी, और अब जानते हैं कि जब नदी अपरदन क्रिया करेगी तो क्या होगा, गॉर्ज का, घाटियों का निर्माण होगा।
तो यहाँ आपको बहुत सारी संकीर्ण घाटियाँ, जिसको कि आप गॉर्ज कह सकते हैं, महाखड्ड कह सकते हैं, और यहीं पे एक सबसे बड़ा जो घाटी है वो गिलगित गॉर्ज है। गिलगित गॉर्ज सबसे बड़ी घाटी है, सबसे बड़ी महाखड्ड है, सबसे बड़ा गॉर्ज है, और इसकी गहराई लगभग 5200 मीटर है। ये सबसे अधिक गहरी है। और गिलगित से जब पास करती है तो गॉर्ज से ही इसकी दिशा बदल जाती है, और जहां से ये गॉर्ज से निकलती है, ये नदी गिलगित गॉर्ज से निकलती है, तो नंगा पर्वत के पास पहुंचती है। और जैसे ही नंगा पर्वत से गुजरती है, इसकी दिशा दक्षिण और पश्चिम हो जाती है, और जैसे ही इसकी दिशा दक्षिण और पश्चिम हो जाती है, ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। कहने का मतलब, स्कर्दू के बाद ये उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी बहती है, जहाँ पे ये गिलगित नदी पश्चिम से आके सिंधु नदी में मिलती है। यहाँ पर अपर्दन क्रिया बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गॉर्ज का निर्माण होता है। Erosional activity takes place and you have a huge amount of gorge, and the deepest gorge is Gilgit Gorge 5200 मीटर। जहाँ सिंधु नदी गिलगित गॉर्ज को पार करती है, आ जाती है नीचे में नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत से गुजरते ही इसकी दिशा जो है साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जाता है, और दक्षिण पश्चिम होने के साथ ही ये जो है आपका पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है। ये देखिए, ये जो इलाका देख रहे हैं, ये है केटू, ये है केटू, और सिंधु नदी जो है ऐसे यहाँ गुजर रही है। गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र है, ये गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र है, और हम लोग फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी केटू जो है, ब्लू मार्क जो किया गया है, वो है आपका K2, ठीक है। और अब देखिए, ये सिंधु नदी उत्तर 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 पश्चिम, और यहाँ पे पश्चिम से गिलगित नदी ये मिलती है। गिलगित नदी के बाद देखिए इसकी दिशा साउथ हो जाती है। गिलगित के मिलने के बाद इसकी दिशा जो है साउथ हो जाता है, दक्षिण की तरफ चलता है, ठीक है। गिलगित के बाद इसकी दिशा जो है ये दक्षिण की ओर चलती है, और दक्षिण यानी गिलगित के पास, ये श्योक से गिलगित के पास यहाँ पे आई, और गिलगित नदी यहाँ के मिली। गिलगित नदी के मिलने के बाद ये जो है साउथ हो जाती है, ये दक्षिण हो जाती है, और यहीं पे आपका ये पॉइंट जो देख रहे हैं, ये नंगा पर्वत है। ये पॉइंट जो है आपका नंगा पर्वत है, ये नंगा पर्वत यहाँ पे है। तो सिंधु नदी ऐसे दक्षिण साउथ, और यहीं से वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ मुड़ना चालू करती है, और जैसे ही ये पश्चिम की तरफ मुड़ती है, ये पाकिस्तान में प्रवेश करना चालू कर देती है। तो भारत में इसका आखिरी स्टेशन जो है वो है आपका नंगा पर्वत है, और नंगा पर्वत से इसकी दिशा बदल जाती है, और भारत में सिंधु नदी की यात्रा जो है आपकी ख़त्म हो जाती है। सो दिस ब्रिंग्स टू एंड दिस सेशन। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट समझने में, या चाहते हैं कि किसी सेक्शन को रिपीट कर दें जो समझ में नहीं आया है? क्योंकि अब हम लोग जो उठाएंगे, जो हमारा डिस्कशन कर रहेगा, वो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां होंगी, और उनके साथ ही फिर हम लोग सिंधु नदी और इनकी सहायक नदियों को हम लोग पाकिस्तान में एक तंत्र के रूप में देखेंगे। कोई क्वेश्चन? एवरीथिंग इज क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर टुडे सेशन, and tomorrow we'll start with our next session will be on
5 tributaries of Indus River, and from India we'll again enter Pakistan tomorrow, and we'll see the details, and tomorrow we will finish this Indus River system. Thank you.